So hello and welcome to Physicha. Today we will be starting our class 10 physics with our first chapter that is light reflection and refraction. अब इस चैप्टर में जो है हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो दो फिनोमिनाज है जो लाइट शो करती है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो स्टार्टिंग विथ आवर लेक्चर, इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे लाइट का, कि लाइट क्या होती है, लाइट का मीनिंग क्या होता है, लाइट का नेचर क्या होता है और लाइट को हम साइंटिफिकली या फिर किताबों में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ आवर लेक्चर विथ आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. अब इस चैप्टर में जो है मैं आपको बता दूं कि हम हर एक लेक्चर में या फिर हर एक टॉपिक में प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका नाम ही क्या है, लाइट, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर जब तक देखोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा. क्वेश्चन तो आप कर लोगे या फिर याद करके कुछ भी कर लोगे, है ना, लिख दोगे, लेकिन जब तक आपको इसका फील नहीं आएगा, इस चैप्टर का फील नहीं आएगा, भाई इस चैप्टर का नाम है लाइट, तो जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा, है ना. तो हम हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाएंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो हमें याद ना रहे या फिर हमें याद ना करना पड़े कि भैया ये वाला क्वेश्चन तो देखा हुआ ये हो जाएगा, ये वाला नहीं देखा हुआ ये वाला नहीं होगा, है ना. हम सोच के करेंगे सारी चीज़ों को. ओके, सो स्टार्टिंग विथ आवर चैप्टर, और सबसे पहला टॉपिक जो बनेगा आपका, मेरे साथ साथ में लिख देना आप, लाइट. ओके, सो लाइट क्या है. हम रोजमर्रा की जिंदगी में लाइट जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछना ही सेंसलेस है कि लाइट क्या होती है ना. लेकिन एक साइंटिफिक लैंग्वेज में या फिर एक मतलब किताबी लैंग्वेज में हम लाइट को क्या लिखते हैं वो देखते हैं, उसी से हम लाइट को डिफाइन करेंगे कि लाइट क्या होती है. ओके, सो मेरे साथ साथ में लिखना आप, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच, लिख लेना बस, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, हाई फाई वर्ड लग रहे होंगे कोई बात नहीं. एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच ट्रेवल्स थ्रू space with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या है, हर एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं. अब आपको ऊपर वाली लाइन थोड़ा सा सर के ऊपर से गई होगी, लास्ट वाली लाइन तो भैया गली के बाहर बैठा हुआ एक अंकल भी बता देगा, गली के बाहर बैठे हुए एक अंकल भी बता देगा कि भैया लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब है, कि कैसी भी चीज है लेकिन उसकी स्पीड कितनी है ट्रैवल करने की स्पेस में, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. स्पेस मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, वहां पे जो लाइट है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगी, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. अब क्या है लाइट. लाइट जो है हमारे पास में, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है. अब एनर्जी जो है वो अलग अलग तरीके से कैरी हो सकती है, उसमें हम बाद में आते हैं. उससे पहले हम देखते हैं कि ये क्या होता है. ऊपर वाली जो लाइन है इसका क्या मतलब है, स्पेस में ट्रैवल करती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे क्या है, रेडिएशन, और ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. अब भैया ये क्या बला है. रेडिएशन तो चलो एक डिक्शनरी का वर्ड ही समझ लो कि रेडिएशन क्या होता है, कोई भी एक बॉडी या कोई भी एक सोर्स से कोई चीज़ एमिट हो रही है, वो बाहर की तरफ फेंक रहा है उस चीज़ को, तो उसको हम रेडिएशन बोल देते हैं. नॉर्मल सी बात है. तो चलो रेडिएशन भी समझ में आ गया कि लाइट जो भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, कैसी भी है, राम शाम को कुछ भी है, लेकिन एक रेडिएशन है, मतलब वो एक सोर्स से एमिट होगी, बाहर की तरफ निकलेगी. आई बात समझ में. अब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये क्या बला है, ये तो हमने कभी नाम सुना ही नहीं, सुना भी हो तो हमको मीनिंग नहीं पता है. इसका मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आपने आलू का पराठा देखा होगा. आलू का पराठा बनता कैसे,
आटा मतलब नॉर्मल पराठा तो आटा लगा दो बन जाता है, आलू का पराठा कैसे बनता है? उसमें आलू लगता है, उसमें आटा लगता है, उसमें मसाले लगते हैं, उसमें घी भी लगता है, तब जाके एक अच्छा सा आलू का पराठा तैयार होता है ना? मुंह में पानी आ गया होगा आपके, है ना? चलो, तो ऐसे ही जैसे अपने पास में आलू का पराठा काफ़ी सारे कंपोनेंट से मिलके बन रहा है, वैसे ये जो हमारे पास में लाइट है वो केवल एक चीज़ से नहीं मिलके बनती, या फिर एक कंपोनेंट नहीं होता उसमें, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। लाइट जो हमारे पास में आ रही है उसमें दो कंपोनेंट है, या फिर वो दो कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। पहला क्या है? इलेक्ट्रिक, और दूसरा क्या है? मैग्नेटिक। मतलब कि ये जो लाइट है वो एक सिंपल सी चीज नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। मतलब ये जो लाइट बन रही है वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से और मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिलके बन रही है। यहां तक आई बात समझ में? चलो, अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा एक लाइन लिख लेना मेरे साथ में, फिर मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट की जुगलबंदी कैसे बैठती है। लाइट डज नॉट नीड any medium to travel। अब इसका मतलब क्या है? ट्रैवल, इसका मतलब क्या है? ये जो लाइट है वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। लाइट जो है वो मीडियम हो तो भी चल लेगी और मीडियम ना हो तो भी चल लेगी। ये है ना स्पेस, यहाँ पे क्या है? स्पेस है, मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट की स्पीड है। और मीडियम नहीं है, पार्टिकल नहीं है, तब तो सबसे मैक्सिमम स्पीड है। और जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि 3 × 10⁸ इज द मैक्सिमम स्पीड एनी पार्टिकल एनीथिंग कैन अटेन। इससे ज़्यादा स्पीड कभी भी किसी भी पार्टिकल की नहीं हो सकती है। इसका रीज़न आप बाद में जानोगे हायर क्लासेस में, इसको याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज में आपको बता रहा था ताकि आपको पता रहे। कोई चलते फिरते आपसे पूछ ले कि इससे ज़्यादा स्पीड हो सकती है क्या, तो बोलना नहीं हो सकती है। ओके, चलो, तो लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। इसके बाद में मैं आपको थोड़े बहुत फोटोज़ बता देता हूँ लाइट के, कि लाइट कैसी दिखती है। ओके, इसको भी हम लाइट बोल सकते हैं, है ना? और हम क्या बोल सकते हैं भैया? इसको भी हम लाइट बोल सकते हैं। और हम एक बल्ब से आने वाली लाइट को भी हम लाइट बोल सकते हैं। ओके, तो चलो, ये कुछ लाइट के एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़े से एडवांस टॉपिक की तरफ, जिसमें हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट की जुगलबंदी देखते हैं कि लाइट में कैसे बनते हैं, या फिर लाइट कैसे बनती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट से। तो देखो, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है ना? लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। तो अगर लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है तो एनर्जी हमारे पास में दो तरीके से कैरी हो सकती है। एक तो आप उनको पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल करवा दो या फिर कैरी करवा दो एनर्जी, और दूसरी चीज़ जो है वो आपने 9th क्लास में पढ़ी है, आप मेरे को कंफर्म कराना कि आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। ये देखा है आपने क्या? ऐसा सा कुछ देखा है या भूल गए? मुझे लग रहा है कि तुम भूल गए हो। हाँ, ये तो देखा है भैया। ये एक सिंपल सी चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। ओके, अब ऐसे ही आपके पास में ये एक चीज है, ये एक डिस्टरबेंस या फिर एक तरीके की एनर्जी चल रही है जो कि एक वेव की फॉर्म में। मैं बस एक और चीज ऐड कर रहा हूं। ये क्या है भैया? जो मैंने आपको बोला है कि लाइट में दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, तो ये हो गया क्या? इलेक्ट्रिक, और ये हो गया क्या? मैग्नेटिक। अब ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया है? टेढ़ा मेढ़ा इसलिए है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो है वो इस वाले प्लेन में चल रहा है, चल साथ साथ में ही रहे, लेकिन वो इस वाले प्लेन में चल रहा है, और मैग्नेटिक कंपोनेंट क्या चल रहा है? इस वाले प्लेन में चल रहा है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर है। तो एनर्जी कैरी कर रहे हैं ये, तो इस फॉर्म में कैरी कर रहे हैं। ठीक है, वेव फॉर्म में अगर हम देखें तो इस फॉर्म में कैरी कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़े बहुत हम अगर एरोज बना दे तो ये अच्छे से रिप्रेजेंट हो जाएगा।
और अगर रेड वाले को मैग्नेटिक कंपोनेंट को बताना है तो वो ऐसे बताना। समझ में आ रहा है ना कि ये इस वाले प्लेन में अंदर की तरफ है मैग्नेटिक वाला और इलेक्ट्रिक वाला इधर की तरफ है। तो चलो ये हमें समझ में आया कि लाइट जो है अगर हम वेव की फॉर्म में इसको ट्रैवल करवाए तो ये ऐसे कुछ ट्रैवल करेगी या फिर इसकी जुगलबंदी कुछ ऐसी होगी। एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना जो कैसे दिखता है। ये दिखता कैसा है एक्चुअल में। ये देखो वेव आ रही है और ये वेव की फॉर्म में ही ऐसे चली गई है ना। वेव एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में ही चली गई। तो ये दिख गया आपको, देख लो इसको। इसको मैं अटैच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो चलता नहीं है ना, तो इसको हम हटा देते हैं। चलो यहाँ तक हमें बात समझ में आई। तो चलो अब हमें ये समझ में आ गया कि एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है। लेकिन मैंने एक और चीज़ बोली थी आपको कि लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है। एनर्जी जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रैवल कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो दो तरीके की बातें कर रहा है ना। तो दो तरीके की बातें कर रहा है, तो इसके लिए हम अगला वाला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज नेचर ऑफ लाइट। यहां तक लाइट समझ में आई आपको कि क्या है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच ट्रेवल्स थ्रू स्पेस विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने की। अगर मीडियम है तो भी वो ट्रैवल करेगा, अगर मीडियम नहीं है तो भी वो ट्रैवल करेगा। ओके और स्पेस में कितनी है स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब वैक्यूम when there is no particle and when there is no any medium। ओके अगर मीडियम आ जाता है तो उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके तो यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में टॉपिक आता है नेचर ऑफ लाइट। अब नेचर ऑफ लाइट क्या है। नेचर ऑफ लाइट मतलब लाइट का स्वभाव कैसा है, कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है या फिर लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनना मेरे साथ में कि हम डिसाइड कैसे करें कि लाइट पार्टिकल है या फिर वेव है ना। तो हम भाई डिसाइड कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके। हम कोई चीज़ प्रूव कैसे करते हैं कि अगर प्रैक्टिकली प्रूव हो रही है तो हम उसको बोल देते हैं। तो कुछ सालों पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए। किसी एक्सपेरिमेंट ने क्या किया कि ये प्रूव कर दिया कि लाइट का वेव नेचर होता है। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट हो गए। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ है ना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे उन्होंने लाइट का वेव नेचर प्रूव कर दिया। चलो ठीक है, फिर मान लिया भाई सबने कि लाइट का वेव नेचर होता है। लेकिन जब आगे जाके किन्हीं दूसरे साइंटिस्ट ने, दूसरे फिजिसिस्ट ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, उसने लाइट का कौन सा नेचर प्रूव किया, पार्टिकल नेचर है ना। तो भाई सवाल ये है, दोनों कंफ्यूजन में आ गए कि कौन सा नेचर ले, लाइट का वेव नेचर ले या फिर लाइट का पार्टिकल नेचर ले। क्योंकि अलग अलग तरीके से हम नेचर लेंगे तो हमारे फॉर्मूलाज या फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो भी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन एक ही फॉर्म में स्टिक रहना है हमको है ना। तो आपस में इन दोनों ने सलाह मशवरा किया, मतलब एक डिसीजन पे आए कि लाइट का जो है वो ड्यूअल नेचर होता है। मतलब कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है और लाइट पार्टिकल की भी तरह बिहेव कर सकती है। अब हम इस चैप्टर में क्लास 10th की फिजिक्स में कौन सा नेचर ले, पार्टिकल नेचर ले या फिर वेव नेचर ले। क्योंकि अगर हम वेव नेचर पे जाएंगे तो हम अलग तरीके से पढ़ेंगे और पार्टिकल नेचर में पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो कौन से नेचर में पढ़े है ना। तो साइंटिस्ट ने हमें इस सवाल का भी जवाब दिया, हमें ऐसे अधूरा नहीं छोड़ा कि हमारे पास में कोई जवाब नहीं है ना। तो हमारे पास में जवाब भी आया साइंटिस्ट से कि साइंटिस्ट ने बोला कि आपका पर्सपेक्टिव डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा नेचर लेना है। मतलब कि अगर आप छोटे पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हो, मतलब आपका अपैरेटस जो है वो छोटा है, जैसे यंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो छोटे लेवल पे थे। अगर छोटे लेवल मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें हो रही थी तो उन्होंने लाइट का कौन सा नेचर प्रूव किया, वेव नेचर। और सिमिलरली अगर हम बड़े स्केल पे आ गए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, मतलब ब्रॉड लेवल की बातें हो गई, तो उसने लाइट का कौन सा नेचर प्रूव किया, पार्टिकल नेचर प्रूव किया। तो अब सवाल ये है
कि इस वाले चैप्टर में क्लास 10th की फिजिक्स में कौन सा नेचर, हमारा लेवल बड़ा है या फिर हमारा लेवल छोटा है। तो देखो भाई, हम जो अपैरेटस यूज़ करेंगे वो काफ़ी बड़े लेवल के होंगे, इतने बड़े बड़े लेंसेज, इतने बड़े बड़े मिरर, सन से लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख रखा है, इतनी बड़ी बड़ी फोकल लेंथ है, सेंटीमीटर्स में है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ये तो कोई काम ही नहीं आएगा, है ना। तो इस वजह से हमारा लेवल अप हो गया, और लेवल अप में साइंटिस्ट ने क्या बोला है कि कौन सा नेचर लेना है, पार्टिकल नेचर। तो इस वाली क्लास 10th की फिजिक्स में हम कौन सा नेचर लेंगे लाइट का, पार्टिकल नेचर। वैसे ड्यूअल नेचर होता है, लेकिन हम कंसीडर करेंगे लाइट टू बी एज पार्टिकल। ओके, सो नेचर ऑफ लाइट, मैं आपको एक बार दोनों नेचर बता देता हूं लिख के, या फिर बना के बता देता हूं। भाई ये लाइट आ रही है आपकी, मतलब अगर पार्टिकल नेचर ले आए तो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में आ रही है लाइट, है ना। और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, अगर किसी को पता हो तो चुपके से मेरे कान में बता दो, क्या, फोटॉन। सिमिलरली अगर हम वेव की फॉर्म में ले तो वेव की फॉर्म में कुछ लाइट ऐसे आएगी, जो कि हमने पहले भी अभी बना दिया था, है ना। ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मतलब अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला इलेक्ट्रिक है ये वाला मैग्नेटिक है, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक है और ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है। इधर हम लिख भी देते हैं एक बार, पार्टिकल एंड द सेकेंड वन इज वेव। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। ये कैपिटल नहीं हुआ, वेव नेचर। ओके, अब एक और लाइन लिखना मेरे साथ में। हमने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर तो देख लिया कि दोनों नेचर होते हैं, लेकिन आगे हम और लिखेंगे कि सिंस, या फिर पहले ये लिख लो कि लाइट बिहेव बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, therefore light has dual nature। मतलब लाइट का क्या हो गया भैया, ड्यूअल नेचर हो गया। यहां तक हमें बात समझ में आई। एक और लाइन लिखना मेरे साथ साथ में वापस से कि बट सिंस इन आवर चैप्टर the apparatus or perspective is on a bigger level, therefore we will consider light to be as particles। ओके, सो इस पे हम छोटा सा एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में। ओके, सो लाइट पार्टिकल भी है और लाइट क्या है, वेव भी है। चलो यहाँ तक हमें बात समझ में आई। अब यहाँ तक हमें क्लियर हुआ कि हम लाइट को इस वाले चैप्टर में क्या लेंगे, पार्टिकल की तरह लेंगे, कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। अब जब भी हमें डायग्राम बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाएंगे क्या हर बार, इतने सारे नहीं। हर एक चीज़ का एक सिंपल वे होता है रिप्रेजेंट करने का, मैथमेटिकली या फिर साइंटिफिकली, है ना। तो हम अब देखते हैं कि हम इन स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स को कैसे लिखेंगे। ओके, मतलब अगर लाइट यहाँ से आ रही है, इस वाली डायरेक्शन में आ रही है, तो कैसे बनाएंगे, या फिर अलग डायरेक्शन में जा रही है तो कैसे बनाएंगे, वो लिखते हैं, है ना। तो अगर लाइट जो है वो आपकी एक स्ट्रीम, सिंगल स्ट्रीम आ रही है, मतलब क्या है कि अगर आपका
जो अपैरेटस है वो लाइट को फेंक रहा है, मतलब कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आ रहा है, फोटॉन्स आ रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि भाई फोटॉन आ रहे हैं, अलग अलग पार्टिकल आ रहे हैं, लेकिन हम इनको रिप्रेजेंट ऐसे नहीं कर सकते, बार बार ऐसे डॉट डॉट तो नहीं बनाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक सिंगल सिंपल एक चीज़ लिखेंगे, एक चीज़ बनाएंगे, ताकि हमें डायरेक्शन भी मिल जाए लाइट की कि भैया लाइट इधर से आ रही है और ज़्यादा मुश्किल भी ना पड़े, है ना। तो हम एक चीज़ लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, रे। रे मतलब क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, लाइट का। एक सिंगल स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल आ रहा है सिंगली, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंपल सा है और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा, है ना। और सिमिलरली अगर ये कलेक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, बीम। ओके, तो अगर कलेक्शन है, मतलब कि ऐसे एक है, फिर उसी के साथ में दो है, मान लो तीन भी आ गया और मान लो चार भी आ गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, बीम बोल दिया। ये है रे और ये है क्या, बीम। ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आ रही है और इसमें भी वही है लेकिन ज्यादा है ना। चलो यहां तक हमें बात समझ में आई। तो हम ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं कि beam is equals to collection of rays। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लॉजिकल बात है, मतलब ये रे है, इसका कलेक्शन हमारे पास में क्या बना रहा है, बीम बना रहा है। चलो इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब अलग अलग तरीके की बीम भी हम बना देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत इसमें मतलब अलग अलग टाइप की देख रहे हैं ना। तो मान लो अगर हमने ऐसा कुछ बनाया, है ना, अगर हमने ऐसा कुछ बनाया, किसी एक सोर्स से लाइट जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसे कुछ, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। अब सिमिलरली अगर ये तो बाहर की तरफ निकल रहा है, ऐसे ही अगर अपने पास में ये अंदर की तरफ है, सिमिलरली अगर ये अंदर की तरफ है, मान लो ये है, फिर 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 ये है, ये अंदर की तरफ आ रहा है ना, मतलब ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, बिल्कुल आपको पता है, बोल दिया है, हाँ मैंने सुन लिया है, कन्वर्जिंग बीम। ये अलग अलग टाइप्स है बीम के, है ना। तो हमारा आज का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और एक क्लैरिटी दे देता हूँ, थोड़ा बहुत और बता देता हूँ कि आगे क्या होगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या होगा, हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसकी ट्रैवल करने की स्पेस में कितनी स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड एक फॉर्म, एक एनर्जी का फॉर्म है। और आगे क्या है, लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल, इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है ना, और इसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ऐसे दिखते हैं, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या है, नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन ड्यूअल नेचर होता है। लेकिन हम इस चैप्टर में हमारे पर्सपेक्टिव बड़ा है, इस वजह से कौन सा नेचर लेंगे, पार्टिकल नेचर लेंगे। ओके, आगे देखो अगर एक सिंगल स्ट्रीम आ रही है पार्टिकल्स की तो हम उसको रे बोलेंगे, और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर कलेक्शन ऑफ रेज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। अगर ये डाइवर्ज हो रहा है एक सोर्स से, एक पॉइंट से, तो उसको हम डाइवर्जिंग बीम बोलेंगे। अगर कन्वर्ज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। ये आप बना लेना आपकी कॉपीज़ में, इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एज अ
PDF, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ। चलो इधर तो क्वेश्चंस आ गए ना, इसमें एक और पेज ऐड करके मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अब क्या है कि लाइट किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तब जाके ये सारे फिनोमिना जो है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, वो सारे अकर होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सरफेस पे, सरफेस क्या होती है, इधर एक पार्टिकल है, इधर एक सेट ऑफ पार्टिकल्स है, नीचे अलग एक सेट ऑफ पार्टिकल्स है, वो आपस में एक ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट बनाएंगे। मतलब कि अगर आपके पास में ऐसा समझ लो, चलो यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, यही देख लो, ये अलग सेट ऑफ पार्टिकल्स है, ये जो है एक अलग सेट है, ये प्लास्टिक के पार्टिकल है और यहाँ पे एयर के पार्टिकल है। अगर एयर के पार्टिकल में से लाइट इधर स्ट्राइक करके अंदर घुसना चाहेगी तो कुछ फिनोमिना अकर होंगे। तो ये हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्या है, ट्रांसमिशन हो रहा है या फिर एक ट्रांजिशन हो रहा है पार्टिकल्स में। यहाँ पे अलग सेट ऑफ पार्टिकल्स है, यहाँ पे अलग सेट ऑफ पार्टिकल्स है, इधर वाले पार्टिकल में लाइट अलग तरीके से बिहेव करेगी, स्पीड अलग होगी, इधर जाएगी तो स्पीड अलग होगी, इस वजह से फिनोमिना अकर होंगे, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले तो आप देखो एक चीज कि अगर आपके पास में एक लाइन है, ठीक है, अगर आपके पास में एक लाइन है और एक रे आ रही है आपके पास में, है ना, एक सिंगल रे आ रही है इस सरफेस पे स्ट्राइक करने के लिए, ये आपके पास में क्या है, मीडियम 1। मीडियम मतलब क्या है, सेट ऑफ पार्टिकल्स, एक अलग सेट ऑफ पार्टिकल, मीडियम 2। इधर से इधर अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है लाइट, तो 3 चीजें हो सकती है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्लास 10 के हिसाब से 3 चीजें हो सकती है। सबसे पहला तो कि लाइट जो है भैया, या फिर पहले मैं आपको एक बाउंड्री बता देता हूं। तो 3 चीजें हो सकती है। सबसे पहला क्या है कि आप जो है वो इधर चले जाओ, ठीक है, या तो आप इधर आ जाओ, या तो आप यही समर्पित हो जाओ। मतलब क्या है, इधर ही आपकी, मतलब इधर ही आपका जो भी है वो सब समा जाओ, मतलब इधर ही समा जाओ आप, है ना। तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा और इधर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऊपर जा रही है लाइट, या फिर ऊपर जो जाएगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, रिफ्लेक्शन। नीचे जो आएगा उसको हम क्या नाम दे देंगे, रिफ्रैक्शन। और अंदर जो अब्जॉर्ब हो जाएगा, जो अंदर समाहित हो जाएगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे, एब्जॉर्प्शन। इसको हम ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं, रिफ्रैक्शन को एब्जॉर्प्शन। सिंपल सा तरीका है, ऊपर जाएगा उसको रिफ्लेक्शन बोल दिया, नीचे जाएगा उसको रिफ्रैक्शन बोल दिया, और इधर जाएगा जो समाहित हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब ये तीनों फिनोमिना एक साथ ही अकर हो गए, लेकिन उस सरफेस पे डिपेंड करेगा कि इसका रेशियो कितना है। कोई सरफेस ऐसी होगी जो पूरा ही समाहित कर लेगी, पूरा तो कभी नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत तो होगा, मतलब ज्यादातर एब्जॉर्ब कर लेगी। कोई सरफेस ऐसी होगी जो ज्यादातर रिफ्लेक्ट कर लेगी, और कोई सरफेस ऐसी होगी जो ज्यादातर रिफ्रैक्ट कर लेगी। तो मतलब जो ज्यादा कर रहा है उसी को हम वैसी सरफेस मान लेंगे, जो ज्यादा रिफ्रैक्ट कर रहा है उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल देंगे, जो ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल देंगे, और जो ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है उसको एब्जॉर्बिंग सरफेस बोल देंगे। लेकिन ये किसी काम का नहीं है, इसमें कोई फिनोमिना अकर नहीं होते, या फिर इसमें हम आगे कुछ पढ़ नहीं सकते। ऑल्दो हायर क्लासेस में पढ़ सकते, लेकिन हमारे काम का नहीं है। तो ये पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आई। तो अगले लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन, हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन अ लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस इट बाउंसेस बैक फ्रॉम दैट सरफेस एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। और उसी के बारे में हम अगले वाले चैप्टर में, अगले वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो यहां तक हमारे टॉपिक खत्म हुए इस चैप्टर के, इस लेक्चर के। अब हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हाट इज लाइट?
light is an electromagnetic radiation which travels through space with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. तो लिख लो मेरे साथ साथ में. An electromagnetic radiation, इसके साथ साथ में एक और चीज लिख लेना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा लिखने में. An electromagnetic radiation which has dual nature which travels through space with a speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो इसका आंसर ये हो गया. ये तो आपको आता भी होगा, जनरल से क्वेश्चन है. इस वाले लेक्चर में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल या फिर ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं है. हम खाली वापस से ब्रश अप कर रहे हैं हमारे जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े. स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है वैक्यूम में, बता दो भाई. वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है. द स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ऐसे लिखना, खाली मतलब नंबर ही मत लिख देना, जो पूछा है वो मत लिख देना. थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे लिखने में, बड़ा मतलब लंबा लिखने में. द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो चलो ये वाले हो गए क्वेश्चंस. इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, या फिर आपको लेक्चर के जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, व्हेन अ लाइट, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल कर रही है या फिर ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही है, एक सरफेस भी ऑब्जेक्ट ही है ना. तो क्या होगा, 3 फिनोमिना टेक्स प्लेस. 3 फिनोमिना टेक्स प्लेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन. ओके, तो यहां तक हमें थोड़ा बहुत और क्लियर हुआ. अब ये क्या है, रे एंड बीम. व्हाट आर द रे एंड बीम ऑफ लाइट, मतलब रे और बीम का क्या मतलब है. रे क्या है, अ स्ट्रेट एरो representation of light showing its direction of propagation. ओके, मतलब कि प्रोपोगेशन मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है. अब अगर इसको एरो की तरह रिप्रेजेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो. इसको हम क्या बोल देते हैं, और बीम को लिखना है तो क्या लिखोगे, बीम को लिखना है तो क्या लिखोगे, कलेक्शन ऑफ रेज. ओके, तो चलो यहाँ तक हमें समझ में आया. अगर इसको हम वापस से वैसे ही लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ये कलेक्शन ऑफ रेज हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है, शो कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग बीम विथ द हेल्प ऑफ रेज, जो हमने पहले भी किया है अभी थोड़ी देर पहले ही. कन्वर्जिंग बीम कुछ ऐसी हो जाएगी, और डाइवर्जिंग बीम कुछ ऐसी हो जाएगी. ओके, लिख लेते हैं नीचे इसके, कन्वर्जिंग बीम एंड डाइवर्जिंग बीम.
ओके चलो यहाँ तक हमें बात समझ में आई। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। इज द पाथ ऑफ लेजर बीम विजिबल इन एयर, वाई एंड वाई नॉट? इसका मैं आंसर नहीं लिखूंगा, आंसर आप ही को लिखना है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको कुछ दिखा के बताऊंगा, है ना। तो इज द पाथ ऑफ लेजर बीम विजिबल इन एयर, वाई एंड वाई नॉट? अब लेजर क्या होती है? लेजर एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी की सिंगल स्ट्रीम में चलने वाली लाइट होती है, ठीक है। तो ये एक बड़ी लेजर है आपके पास में। मैं लाइट से एक बार बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से लेजर दिखे। तो क्या है कि लेजर बीम का पाथ जो है वो विजिबल होता है एयर में या फिर नहीं होता है? तो आपने लेजर देखी होगी, उसका पाथ दिखता है या फिर नहीं दिखता है? लो इंटेंसिटी वाली आपने रेड कलर वाली जो मेले में मिलती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक हाई इंटेंसिटी की लेजर की बात कर रहा हूँ। उसका पाथ दिखता है या फिर नहीं दिखता है? दिखता है। चलो ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा के बताता हूँ, या फिर क्या होता है एक्चुअल में वो आपको बताता हूँ। चलो ये रही आपकी लेजर। अगर इसको मैं चालू करता हूं तो आपको इसका पाथ कुछ दिखना चाहिए। दिख रहा है पाथ या फिर नहीं दिख रहा है? एक और लाइट जो है उसको भी मैं बंद कर देता हूं। इसको भी हम बंद कर देते हैं और इसको भी हम बंद कर देते हैं, सारी लाइट्स को बंद कर देते हैं। तो चलो अब तो आपको दिखना चाहिए। क्या आपको लेजर का पाथ दिख रहा है? देखो भाई मुझे तो दिख रहा है। अब इस कैमरा में कितनी कैपेबिलिटी है वो मुझे पता नहीं, बाकी मुझे तो दिख रहा है। तो ये पूरा आपको पाथ विजिबल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो मेरा हाथ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। तो चलो लेजर का पाथ आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? लेजर का पाथ अगर दिख रहा है तो पाथ तो विजिबल है। तो इसका आंसर क्या होगा कि पाथ तो भैया विजिबल है। वापस से एक बार हम सारी लाइट्स लगा देते हैं। पाथ क्या है? विजिबल है। अब मतलब पाथ विजिबल है, तो पाथ विजिबल है तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर क्या होगा? यस। अब वाई? इसका रीजन क्या है कि लेजर जो है वो इतनी हाई इंटेंसिटी की लाइट फेंकता है कि उससे सामने आने वाले जो भी पार्टिकल है उससे अगर वो लाइट टकराती है, इतनी सारी लाइट है, टकरा के उन पार्टिकल से आपकी आंख में आ गई तो पार्टिकल दिख गया आपको। वो जो लाइट है वो नहीं दिख रही है, आपको पार्टिकल दिख रहे हैं, इस वजह से आप बोल रहे हो कि आपको पाथ विजिबल है ना। तो ऐसा समझ लो कि लाइट जा रही है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, इस मीडियम में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है। अब इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि टकरा टकरा के आपके पास में आ रही, आपकी आंखों में आ रही है ना। इस वजह से आपको लाइट का पाथ विजिबल होता है। ओके सो इस वाले लेक्चर में इतना ही था। एक बार वापस से देख लेते हैं। लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट की डेफिनेशन देखी, लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, लाइट किससे मिलके बनी होती है वो देखा, थोड़े बहुत फोटोज़ देखे। उसके बाद में लाइट के नेचर के बारे में बात करी, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ड्यूअल नेचर होता है, लेकिन हम इस चैप्टर में कौन सा लेंगे, क्लास 10 के फिजिक्स में कौन सा लेंगे? पार्टिकल नेचर। इसके बाद में हमने रिप्रेजेंटेशन देखा कि लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हमने जो फिनोमिनाज अकर होते हैं लाइट के अंदर वो देखे, है ना। इसके बाद में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करी जिसमें हमारी थोड़ी सी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई। ओके सो अब तो कुछ नहीं है, चलो भैया। सो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं, इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। तब तक के लिए आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्लेक्शन चालू करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे, और उसके अगले लेक्चर से हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, थोड़े बहुत सोशल मीडिया से दूर रहो, है ना। और तब तक के लिए अभी ये वाले लेक्चर को लिख लेना, या फिर थोड़ी बहुत और क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर लेना, NCERT पढ़ लेना, या फिर बुक्स के थोड़ी बहुत और बुक्स पढ़ लेना ताकि आपको और कॉन्सेप्चुअली अच्छा लगे या फिर समझ में आए। ओके तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जय श्री कृष्ण।